ओके स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन से। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए बी सी कवर करना है ना। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन जैसे काफी आसान से सवाल है, एक्सरसाइज 1 में तो आपको जैसे दिख ही रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं A1। इसके अंदर आपसे पूछा है क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए with constant speed v on a circle of radius r, find magnetic displacement during its journey from a to b। अब आपको दिख रहा है सर्कल है, a से b कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप आराम से देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही नहीं है इसने जर्नी कैसे की, किससे मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या है, कितना आ जाएगा √2r। उसके बाद में बोल रहा है a to c कितना आ जाएगा, a to c आ जाएगा 2r, है ना। आपको डिस्प्लेसमेंट से क्या पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या, पहला पॉइंट फाइनल पॉइंट, पहला पॉइंट फाइनल पॉइंट, उसके बीच का जो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। a to d फिर से क्या आ जाएगा √2r, है ना। तो ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा सवाल है जहां पर आपको सिर्फ ये पूछा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट अपना आ भी गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं A2। उसमें क्या बोला है, मैन मूव्स टू गो 50 मीटर्स ड्यू साउथ। A2 पे आ रहा हूं मैं। A2 देखा, इन जनरल आपको एक बात समझ लेते हैं, डायरेक्शंस जो आपको पता भी है, अगर मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से बोला है ना। तो अब आप देखो जरा A2 में, अ मैन गोज 50 मीटर ड्यू साउथ, 50 मीटर्स ड्यू साउथ, इसका मतलब है 50 मीटर कहां चला गया, यहां पे। उसके बाद कहां गया, 40 मीटर्स ड्यू वेस्ट, 40 मीटर्स ड्यू वेस्ट इधर चला गया। उसके बाद 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, 20 मीटर ड्यू नॉर्थ कहां चला गया, यहां पर आ गया। इसका मतलब हो गया कि अगर यहां से इसने स्टार्ट किया था 50 मीटर 40 मीटर 20 मीटर, देखो तीनों डायरेक्शन मैंने बना दी। अब 20 मीटर है तो ये कितना हो गया 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, ये 30 हो गया, देखो जरा ये बचा हुआ 30, ये 40, ये 30, ये 40, तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, अब देखो पाइथागोरस लग गया। ये कितना 40 है ना, ये कितना 30, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 50 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका A2 हो गया। तो बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस डज ही हैव टू वॉक टू रीच द फील्ड, ठीक है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50, और अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना चला 50 40 20, कितना हो गया 50 40 20 कितना हो गया 110। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 50, डिस्टेंस हो गया 110। ये आपका क्वेश्चन आसानी से हो गया, है ना। तो ये आपका A1 A2 बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी पर आते हैं, बात करते हैं B1 और B2 वाले क्वेश्चन की। अब B1 और B2 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब ये देखो एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि जो प्रॉब्लम्स अभी आपके एक्सरसाइज 1 के आ रहे हैं ना, इन जनरल पूरी मतलब समझदारी से आपको एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन, मतलब आपसे एक्सपेक्टेड है कि एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए आप लोगों को, टाइम लगता है तो लगाओ एक्सरसाइज 1, और अगर नहीं बनते हैं तो फिर से मेरे लेक्चर नोट्स को, क्लास नोट्स को आप फिर से पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करो, आपसे 100% बन जाएंगे। ये क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं क्लास नोट से इंस्पायर्ड ही होते हैं, और आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, खाली फंडामेंटल्स बेसिक्स आते होंगे तो भी आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी पे, देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए विद अ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ सर्कल, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम, है ना, A to B, A to C, A to D। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना है। ये अपना क्लास एग्जांपल था, मैंने क्लास के अंदर आपको एक सवाल बताया था, A से B, A से C और A से D में क्या करना है। तो आप लोग सिंपली अपने लेक्चर नोट्स, क्लास नोट्स देख सकते हो, और आपका B1 तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इनफैक्ट अपन ने क्लास नोट्स में ही कवर कर लिया है। B2 की बात करते हैं। B2 में बोला है पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, पहला वाला डिस्टेंस, दूसरा वाला डिस्टेंस और तीसरा वाला डिस्टेंस, इसको मैं x बोल देता हूं, इसको भी x, इसको भी x, ठीक है। अब ये तीनों डिस्टेंसेस अगर x x x हैं, आपको बोला है कि अलग अलग स्पीड से कवर करता है। एक कवर करता है v1 से, एक कवर करता है v2 से, एक कवर करता है v3 से, और आपसे पूछ रहा है बताओ एवरेज स्पीड कितनी। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया हुआ है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए कितना, 3x। टोटल टाइम कैसे होगा, अब आप मुझे बताओ पहले वाले चलने में कितना समय लगेगा, x/v1, फिर x/v2 और फिर x/v3।
आप देखोगे हर जगह से x उड़ जाएगा, आप एलसीएम ले सकते हो और इस क्वेश्चन को आप आसानी से, मतलब ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, B2, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तरह का सेम क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स में किया था, जहां पर मैंने आपको 2 पार्ट में तोड़ा था, यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में 3 पार्ट में तोड़ा। ठीक है, तो ये आपके A1 A2 B1 B2 कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है C1, जरा उस पर ध्यान देते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। C1 वाले क्वेश्चन में पार्टिकल मूविंग इन 1 डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज ऑब्जर्व टू कवर अ डिस्टेंस 100 मीटर ड्यूरिंग अ 4 सेकंड इंटरवल, हाउ फार विल द पार्टिकल मूव इन द नेक्स्ट 4 सेकंड्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन जो भी दे रखा होता है ना, ऐसे सारे क्वेश्चनों में पहले डेटा इकट्ठा कर लो यार, है ना। डेटा इकट्ठा में क्या करना है, आपको दिख रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना है 10, और क्या डेटा दे रखा है, डिस्टेंस कितना चला 100, और क्या डेटा दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड्स। ये आपको सारा डेटा दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऐसा ऐसा सब हुआ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 100 मीटर 4 सेकंड्स। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है बताओ कितना, हाउ फार विल द पार्टिकल मूव इन द, अगले 4 सेकंड में ये कितना और चल जाएगा। पहले 4 सेकंड में तो 100 मीटर चला, बाद के 4 सेकंड में कितना चल जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप ये पता लगा लो, ठीक है, कि फाइनली मतलब जैसे 100 मीटर चला है, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड पता लगाने के लिए 100 को मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस सोल्व हो गया, u प्लस v। हालांकि ये अपने पास फाइनल स्पीड तो है नहीं, तो ठीक है, अपने पास डिस्टेंस है, टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो क्या इस फॉर्मूले से अपन इनिशियल स्पीड निकाल सकते हैं। यस, कौन सा फॉर्मूला, 100 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी, इनिशियल स्पीड हो जाएगी u जो अपने को निकालना ही है, u इंटू टाइम कितना 4 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कितना आ गया 80 20, और यहां से इनिशियल स्पीड देयरफॉर u इक्वल टू, जैसे यहां से गया 5 16 80 20, और यहां से गया तो 5 मीटर पर सेकंड, ये आपकी इनिशियल स्पीड है। अगर इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब हो गया, अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि उसने अगले 4 सेकंड में, इसका मतलब है मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं 0 से 8 सेकंड्स तक, क्या दिक्कत है। अगर 0 से 8 सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा और 0 से 4 का तो मुझे वैसे ही पता है, माइनस कर दूंगा यार। तो 0 से 8 सेकंड्स का कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो इनिशियल स्पीड आपको मिल चुकी है 5 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से कितना मिल रहा है देखो जरा, तो 640 320, ये 320 हो गया, 320 प्लस 40 कितना हो गया 360 मीटर्स, 320 प्लस 40 कितना 360, और ये कितना 100। Therefore डिस्प्लेसमेंट 4 से 8 सेकंड्स में कितना हो गया, 360 माइनस 100 कितना हो गया 260 मीटर्स। ये आपका क्वेश्चन इजीली हो गया। और भी तरीके हो सकते थे, जैसे आप चाहते तो फाइनल स्पीड पहले निकाल लेते, है ना। अगर फाइनल स्पीड निकाल लेते 4 सेकंड पर फाइनल स्पीड निकालने के बाद में फिर 4 से 8 के अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो तरीके हैं आपके पास, क्योंकि अल्टीमेटली यार इन फॉर्मूलों के साथ ही तो खेलना है ना। तो ये इजीली आपका C1 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे C2। पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल टू, ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सब अलग अलग चीजें मांग रखी है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो गया। आई होप ये सब लोगों से, आप लोगों से बन गया होगा, बट एक बार बता देता हूं मैं, जिनसे नहीं बना है एक बार वो लोग ध्यान दे दें। C2 वाले प्रॉब्लम पे, C2 वाले प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है, पोजीशन आपको दे रखी है x इज इक्वल टू 80 प्लस 4 BT क्यूब, x इक्वल टू 80 प्लस 4 BT क्यूब, आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5। पहले वेलोसिटी निकाल लो यार। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डिफरेंशिएट करेंगे, a प्लस 12 BT स्क्वायर, ये वेलोसिटी तैयार है ना। साथ साथ में एक्सेलरेशन, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, ये गायब, और ये कितना बन जाएगा 24 BT। तो आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन पता है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पता है। सेकंड पार्ट में पूछा है t इक्वल टू 5 पे क्या होगा, तो t इक्वल टू 5 पर आप तीनों निकाल सकते हो। इस तरीके से आपका ये C2 प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे C3 इस सेक्शन का आखिरी सवाल है। C3 में क्या करना है देखिए, अ बॉय स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस बार मैं थोड़ा अलग मान लेता हूं, चलो क्या फर्क पड़ता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसा कर लेता। बॉय स्टार्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, इधर जा रहा है। आफ्टर t इक्वल 2 सेकंड ही टर्न्स राइट, इधर जाते हुए राइट ले लेगा। ठीक है, तो आप खुद सोचो इधर जाते हुए राइट कैसे होगा, इधर की तरफ चला जाएगा।
एंड ट्रेवल्स 40 मीटर, ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब है पहले चला होगा ये 10 मीटर, पहले चला होगा 10 मीटर, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसने राइट टर्न लिया है ना। तो t इक्वल टू 10 मीटर चला, उसके बाद में ट्रेवल्स 40 मीटर विथ सेम स्पीड, उसी स्पीड से 40 मीटर चलता है, ठीक है। कितनी स्पीड से? स्पीड आपको बता रखी है 5 मीटर पर सेकंड। अगर 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब समझो आप, ये क्या है t इक्वल टू 0, ये क्या है t इक्वल टू 2। अब आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 40 मीटर तक चल रहा है, इसका मतलब है 8 सेकंड और लग जाएंगे। तो t इक्वल टू 2 के बाद में ये कितना हो गया? t इक्वल टू 10, क्योंकि यहां पर तो आपको कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले तो यूज करने नहीं है, सिंपली डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम से आपका काम बन जाएगा। तो 10 मीटर 40 मीटर ये इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई। अगेन ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स फॉर 8 सेकंड विद सेम स्पीड। अगले वापस 8 सेकंड तक वो सेम स्पीड चलता है, अगले 8 सेकंड तक 5, तो वापस कितना हो गया? राइट ले लिया यहां से वापस इसने, तो कितना? 40 मीटर्स, ये फिर से 40 मीटर्स हो गया। आई बात समझ में? तो यहां से अब जरा देखो क्या हो गया, ये 40 हुआ, ये 10 मीटर है ही, तो ये कितना हो गया? ये 30 मीटर्स, ये 40 है, ये 30 है, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जरा देखो, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये रहा यार, कितना है? 50 मीटर्स। आई बात समझ, है ना? 50 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, t इक्वल टू 0। 50 मीटर्स का ये अपना डिस्प्लेसमेंट, 30 40, तो आपको डायग्राम बनाने में सारा ध्यान देना है ना। 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है बताओ जरा। एवरेज स्पीड निकलती है, एवरेज स्पीड आप निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो डिस्टेंस कितना है देख के बताओ जरा, कितना चला? 10 40 40 90 मीटर चला है ना। और t इक्वल 10 के बाद वापस ये कितना है? t इक्वल टू 18, 18 सेकंड तक चला है। तो डिस्टेंस कितना चला? 90। कितने टाइम तक चला? 18। कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी यार एवरेज स्पीड आपने ये तो फॉर्मूले से मैंने भले ही निकाल दिया, यहां पे आपको दिख ही रहा है कि थ्रू आउट क्वेश्चन के अंदर उसने कभी भी अपनी स्पीड चेंज ही नहीं की है। तो आपको एवरेज स्पीड हालांकि निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो डायरेक्ट आपका एवरेज स्पीड वैसे ही, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो एवरेज स्पीड तो वही आता। फिर बोला है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी इंटरेस्टिंग है। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट कितना? 50, समय कितना लगा? 18, तो 50 अपॉन 18 ये आपका एवरेज, क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी आ गया। सही है। फिर बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वो तो दिख ही रहा है आपको। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 10 40 40 90 मीटर्स। ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड 90 मीटर्स हो गया, है ना। तो ये आपके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के अपन ने कुछ 7 सवाल डिस्कस किए हैं और आई होप कि ऑलमोस्ट बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स थे। ये सारे प्रॉब्लम्स आपसे खुद से ही बन गए होंगे, है ना। चल बातें हैं आगे नेक्स्ट पार्ट 2 पर। पार्ट 2 के प्रॉब्लम्स पे ध्यान देंगे जरा। पार्ट 2 में बात कर रखी है सेक्शन ए में, A1 वाले क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। A1 वाले क्वेश्चन में इधर आपसे बोला गया है, अ ड्रंकर्ड, है ना, वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आता है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। आई बात समझ में? इसका मतलब हो गया, आप एक बात समझो, अल्टीमेटली वो 2 स्टेप, 5 आगे जाता है 3 पीछे आता है, तो अल्टीमेटली 2 ही स्टेप आगे जाता है, लेकिन 2 स्टेप आगे जाने में समय कितना लग गया उसको? 8 सेकंड। क्या ये बात समझ में आई? 5 स्टेप्स आगे 3 स्टेप्स पीछे, उसमें 8 सेकंड का टाइम तो बीत गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सिर्फ 2 मीटर का, है ना। तो इन 8 सेकेंड्स, आप इस बात को समझो, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट 2 मीटर्स ऑफ अ ड्रंकर्ड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्ट। 9 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखो जरा, तो अब सबसे पहले 8 सेकंड के बाद में वो कहां पर पहुंचेगा? S1 2 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद में अब जरा सोचो, अगले जो 3, हर बार 3, टोटल 5 स्टेप आगे लेता है, तो 2 के बाद में 5 7 तक ही जाएगा, लेकिन 4 के बाद वाला, समझ में आया? इन नेक्स्ट 8 सेकेंड्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, वो फिर से 2 मीटर का होगा। तो पहले 8 सेकंड में S1 2 मीटर आया, अगले 8 सेकंड में फिर से 2 मीटर आया। अब जरा समझना, जब वो स्टार्ट कर रहा था 2 से, तो गया था 7 तक, और 7 से वापस आया 4 तक। अब 4 से जब वापस 5 मीटर जाएगा तो 9 मीटर पे ही तो पिट है, ठीक है। और 9 मीटर वाले पिट पे टू इन अ फॉल इन अ पिट अवे फ्रॉम द स्टार्ट। इसका मतलब हो गया 16 मिनट, यहां तक तो हो गया 16 सेकंड। 16 सेकंड के बाद में अगले 5 सेकंड पे इन
एट t इक्वल टू 21 सेकेंड, ठीक है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब जो s3 बोलूंगा, ठीक है, आप समझो पहले 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, इन नेक्स्ट 8 सेकंड डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स, एट t इक्वल 21 सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्चुअली 9 मीटर्स होगा। इसका मतलब है 21st सेकंड पे ये ड्रंकर्ड पिट में गिर जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ना, कि पहले 5 गया 3 आया, 5 गया 3 आया, तो हर बार वो 2 स्टेप पे चल रहा है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, 9 पे जाना है तो आप देखो जरा 8 8 8 32 सेकंड सर ऐसे लग जाएंगे बस ये, और एट द सेम टाइम ऑप्शन भी नहीं दे रखे ऐसे, तो आपको चिंता भी नहीं करनी। लेकिन अगर ऑप्शन होते थोड़े 32 सेकंड्स प्लस तो थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता था। तो आप बस समझ लो 8 सेकंड्स नेक्स्ट 8 सेकंड्स t को 21 सेकंड्स, आपका इजीली ये पूरा पार्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अ हॉल हैज द डायमेंशंस 10 into 10 into 10, अ फ्लाई स्टार्टिंग एट वन एंड ends up at a farthest corner, the magnitude of its displacement is, ये तो आपको क्या बोलेंगे क्यूब के अंदर, मतलब 10 by 10 है और डिस्प्लेसमेंट है, तो क्यूब के अंदर आपको पता ही है कि जो डायगोनल का लेंथ होता है वो √3a होता है ना, तो 10√3 मीटर्स आपका डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। तो A2 वाला क्वेश्चन तो सिंपल ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में B1 की बात करूं तो इसमें बोल रहा है, अब वापस उस तरह के प्रॉब्लम्स वापस आ गए हैं जहां पर आपसे क्वेश्चन में वापस एवरेज स्पीड और ये सारी चीजें निकलवाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालना है जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। चलो, बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद दिस, नेक्स्ट 1/3 विद वेलोसिटी दिस एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी विद दिस, ठीक। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी, तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी अपन ने पार्ट 1 में भी देखा था, बस यहां पर आपको इस बार वैल्यूज दे दी है ना। तो एवरेज वेलोसिटी ही मांगी है आपसे, तो बोल रहा है 1/3 ऑफ इट्स, ये आपको पार्ट याद होगा अभी अपन ने डिस्कस किया था। 1/3 पार्ट है, पहले वाले को उसने 2 मीटर पर सेकंड से कवर किया है, सेकंड वाले को 3 मीटर पर सेकंड से कवर किया है, और आखिरी वाले को इसने 6 मीटर पर सेकंड से कवर किया है। मैं वापस इस बार x और x मान लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी कितनी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए अब यहां पर आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस 3x होल अपॉन x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 6, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लो इस पूरे पार्ट को और आपका पार्ट, ये क्वेश्चन पूरा सेक्शन इजीली डन हो जाएगा। यहां से x कट कटाकर आपका एवरेज वेलोसिटी यहां से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ B1। इसके बाद आता है B2। अब B2 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड V1 फॉर हाफ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ही कवर्स विद यूनिफॉर्म स्पीड V2, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ एवरेज स्पीड V कितनी होगी। अब एवरेज स्पीड फिर से वही क्वेश्चन जैसा वापस आ गया है कि पहले वाला जो पार्ट है वो V1 से और नेक्स्ट वाला V2 से, तो फिर से आपको वही दिख रहा है कि एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है, ये अपन ने क्लास नोट्स में भी उठा रखा है। तो आप लोग क्लास नोट्स फिर से वेरीफाई करो, एक बार क्लास नोट्स रेफर करो और आपका B2 वाला क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसके आगे B3 की बात करता हूं। इन 1 सेकंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी अपन ने क्लास के अंदर देख रखा है, तो B3 वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाना चाहिए। क्लास के अंदर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया हुआ है। B4 की बात करूंगा मैं, तो एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड वर्टिकली इनटू द एयर विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, है ना, यूजिंग द साइन कन्वेंशन अपवर्ड एज पॉजिटिव, हाउ डज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ay ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए, तो अब इस प्रॉब्लम में जो बोल रहा है आपको, है ना, कि बताओ ऑन द वे अप ऑन द वे डाउन क्या एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन का साइन क्या रहेगा, है ना। तो एक बार उस पर बात कर लेते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड, तो पार्टिकल को उछाल देते हैं ऊपर की तरफ, और 8 मीटर पर सेकंड से आपको बोला है कि इसको थ्रो किया है और ये ऐसे जाएगा, पार्टिकल रुकेगा और वापस लौटेगा। सही, ये तो लॉजिकल बात है। जब पार्टिकल वापस लौट कर आएगा और एट द सेम ये बोल रहा है कि एयर एक रेजिस्टिव फोर्स भी लगा रहा है ना, ये सारी बातें हो रही है, ठीक है, होने दो। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या पार्टिकल के पास नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन रहेगा, है ना, और जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो g रहेगा ही, जब पार्टिकल नीचे आएगा तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू g ग्रेविटी नीचे रहेगा ही। लेकिन अब है ना, यहां पर एक छोटी सी चीज है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे वाला आ गया है सेक्शन बी के अंदर ही, तो एनीवेज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी अपन थोड़ी देर में क्लास नोट्स के अंदर भी ये सब चीजें डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसके अंदर पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाला गया है,
है ना। तो यहां पर स्पीड ऊपर है और एयर रेजिस्टेंस जो एक चीज होती है ना, वो हमेशा मोशन का अपोज करती है। इसका अपोज करती है मोशन का। मतलब जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तब इसका रिटार्डेशन नीचे की तरफ ही होगा। मतलब जो बोलते हैं ना एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, वो नीचे की तरफ होगा। और जब पार्टिकल नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी तो नीचे ही है, लेकिन इस पर एयर रेजिस्टेंस जो होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। मतलब ड्यूरिंग, मैं क्या बोलूंगा, ड्यूरिंग, ये चीज अपन क्लास में भी देख चुके हैं। ड्यूरिंग एसेंट, जब ये ऊपर जा रहा होगा पार्टिकल, उस मोमेंट पे इसका जो ए टोटल होना चाहिए वो आपका कुछ जी माइनस या जी प्लस ए होना चाहिए, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। और ड्यूरिंग डिसेंट, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, जब ड्यूरिंग डिसेंट, है ना, तो इस पार्टिकल का जो ए टोटल होना चाहिए, जो ए टोटल होना चाहिए वो कितना होगा जरा देखो, जी माइनस ए, ठीक है। तो अब ये आपको इंफॉर्मेशन देनी है मुझे इस क्वेश्चन के थ्रू। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना गया है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है तो दोनों ही केस में आप देखो कि डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही है। अगर डायरेक्शन दोनों ही केस में डाउनवर्ड है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों नेगेटिव आएंगे, ठीक। तो यहां से आपका B4 वाला क्वेश्चन आपका डन होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए और बी जो अपन ने पार्ट 2 में डिस्कस किए, और सेक्शन एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ABC, ये डिस्कशन अपन ने यहां तक किया हुआ है। और अब इसके आगे वापस अब अपन क्लास नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। इतना डिस्कशन आज के लिए काफी है। चलिए उसी सेक्शन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ रहे हैं एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या, कि आपके जितने भी वो इक्वेशंस हैं, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये सारी इक्वेशंस वैलिड है, बिल्कुल ठीक। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको अपन बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, या फिर कई बार उसको बोलते हैं फ्री फॉल मोशन, है ना। इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि ये बहुत स्पेशल कैटेगरी है, अल्टीमेटली उन्हीं इक्वेशंस को यूज करेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसको अपन यूज करते जाएंगे कंटिन्यूअसली, है ना। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे पार्टिकल है, पार्टिकल को उछाल दिया, अब पार्टिकल को उछालेंगे, ऊपर जाएगा, रुकेगा, पलटेगा, वापस आएगा। तो ये जो पूरा मोशन है जो थ्रू आउट ऊपर तक जाकर वापस लौटता है, इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, सही है। तो पार्टिकल जब ऊपर की तरफ जाएंगे वापस लौटेंगे, या फिर होता है बिल्डिंग से अपन ने पार्टिकल को छोड़ दिया, नीचे की तरफ गिर गया, है ना, तो ये जो पूरा वापस जो मोशन होगा उसको भी अपन क्या बोलेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। पार्टिकल आगे आने वाले चैप्टर्स, इनफैक्ट जो नेक्स्ट चैप्टर है यार प्रोजेक्टाइल मोशन, वो तो पूरा ही मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। तो अब ग्रेविटी के साथ में अपना बहुत सारा एसोसिएशन होने वाला है। तो अब ये जो कैटेगरी है मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। अगर एक पार्टिकल को मैंने यहां से रिलीज कर दिया, ठीक है, तो पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, और कुछ देर बाद इस पार्टिकल जाके जमीन को आके हिट करेगा, करेगा ही सही। ये भी हो सकता है कि पार्टिकल को यहीं से बहुत तेजी से फेंक दिया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पार्टिकल को यहां से ऊपर फेंका यू की स्पीड से, और फिर ऐसे जाएगा और फिर रुककर वापस लौटेगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से ग्रेविटी के अंडर मोशन हो सकते हैं। इनिशियल कंडीशन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन ऑल द सिनारियोज वी नो व्हेन पार्टिकल is very close to Earth's surface, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल is assumed to be constant, is assumed to be constant, है ना, और and its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अपन G बोलते हैं, जिसको अप्रोक्सीमेटली अपन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कई बार लिख देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 9.8 मानी जाएगी। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा कहां होगा, टूवर्ड्स द अर्थ, हमेशा ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है। ये तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, ऑब्वियसली पता है, बस ये है कि अब मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब है अब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स में फिर अलग क्या है, पिछले वाले प्रॉब्लम्स अलग ये है कि अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस बार आपको पहले से ही पता है एक्सेलरेशन कितना होगा, जी कहां पर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। चलो तो अब इसके अंदर है ना, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अब यहां पर यही वाला सेक्शन है
जो आप लोगों को बड़ा परेशान करने वाला है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि अपन पहले से इस चीज पे ध्यान दें। साइन कन्वेंशंस नाम की एक चीज आने वाली है, ठीक है, जो अभी अपन ने देखा भी था, वो एक प्रॉब्लम भी आई थी, है ना। तो साइन कन्वेंशन जो शीट के अंदर प्रॉब्लम आई थी, अब तो उसको मैं समझा रहा हूं साइन कन्वेंशन आखिर होता क्या है। साइन कन्वेंशन यार अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ एक कन्वीनियंट वे है जिससे अपन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले से ही, अभी अपन जो बात कर रहे हैं इस बात पे बहुत ढंग से ध्यान देना। आप लोगों ने बचपन में जो चीज पढ़ी है वो क्या, कि अगर पार्टिकल एसेलरेट करता है, अगर पार्टिकल एसेलरेट करता है तो उसका एसेलरेशन हम प्लस ले लेते हैं, अगर पार्टिकल रिटार्ड करता है उसका एसेलरेशन माइनस ले लेते हैं। ये चीज अपन करते हैं, बिल्कुल सही। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो चीज आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है वो बहुत अच्छे से डीप रूटेड होती है, उसको भूलना बहुत टफ होता है, सही है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीका क्या है, आप मोशन को एनालाइज करो। अगर उस मोशन में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, कोई भी सेक्शन, मतलब आप खाली सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल अगर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो आपको साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर पार्टिकल अपने उस मोशन के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो अपन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। मतलब जैसे आपके सामने मैंने 3 चीजें बना रखी है, सुनना है ढंग से। यहां पर मैंने पार्टिकल को रिलीज किया और ऐसे करते हुए गया, सही है। क्या इस मोशन के दौरान इसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है? मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या पार्टिकल हमेशा नीचे ही जा रहा है? हाँ। इसका मतलब है कभी ऊपर नहीं जा रहा। अरे मतलब यहां से यहां तक तो ऊपर नहीं जा रहा ना। इसका मतलब है अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, कॉमन सेंस यूज करना है कि यहां से यहां तक। आप ही बताओ, पार्टिकल को छोड़ते हो यहां से तो स्पीड बढ़ती है ना। इसका मतलब है पार्टिकल यहां से यहां तक एसेलरेट करेगा ना, तो पार्टिकल एसेलरेट करेगा तो इक्वेशंस कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन को प्लस मानते हुए, कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना। यहां से जब पार्टिकल को मैंने तेजी से फेंका तब भी आप बताओ यहां से लेकर यहां तक क्या डायरेक्शन चेंज होने वाली है? नहीं होने वाली। एक्सेलरेशन को प्लस ले लेंगे, अपन सॉल्व करते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं इसलिए ये चीज समझा रहा हूं क्योंकि जब साइन कन्वेंशन आप सीख जाते हो तो आप हर जगह साइन कन्वेंशन लगाते हो जबकि जरूरत नहीं है ना। क्योंकि बचपन में कभी साइन कन्वेंशन अपन ने नहीं किए। 8-9 क्लासेस में जब ये चैप्टर्स थे तब अपन अगर बॉडी की स्पीड बढ़ने वाली है तो अपन एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो उसको प्लस ले लेते हैं। बॉडी की स्पीड घटने वाली है, रिटार्डेशन मान लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपके लिए कुछ नया बात नहीं है, वही करना है जो करना है। अब आता है ये वाला केस। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जरा सुनना, ये पार्टिकल जाता है ऊपर और लौट कर वापस आता है, तो क्या इसकी पूरी जर्नी में डायरेक्शन चेंज हो रही है? हाँ। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है यहां पर साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं, ठीक है। अब साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करने हैं तो आपको बता देता हूं। साइन कन्वेंशंस का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, उसके अपोजिट को आप नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन को आप अपोजिट पॉजिटिव नेगेटिव मान सकते हो। अज्यूम एनी वन डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव। कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो। अब ये जो साइन कन्वेंशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बताता हूं क्या है। जनरली ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानते हैं, आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, पीछे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। ये अपना जनरल केस है, प्लस जे प्लस आई, आपको याद ही होगा। बस मैं आपको बोल रहा हूं इसी कन्वेंशन को लेके चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई बोले सर मैंने तो ऊपर नेगेटिव मान लिया, क्या जीवन खत्म हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऊपर वाले को नेगेटिव मान सकते हो तो नीचे वाले को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, आगे वाले को नेगेटिव मानोगे तो पीछे वाले को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशंस आपके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बट ये ट्रेडिशनली जनरली ऐसे ही अपन यूज करते हैं। तो आपको मैं वही जनरल गाइडलाइंस के थ्रू ही आगे बढ़ना है, अपने को यहां पर अपने रैंडम एजम्पशंस नहीं लेने। आई बात समझ में? तो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, आगे को पॉजिटिव, पीछे को नेगेटिव, ये अज्यूम कर लो और इक्वेशंस को आपको लिखना मैं सिखाऊंगा कैसे होने वाला है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस का मतलब क्या हुआ कि जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाला होता है या चेंज कर सकता है, उन केसेस में आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो। और अगर डायरेक्शन, जैसे पार्टिकल अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला है तो आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे और कॉमन सेंस से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। कॉमन सेंस का मीनिंग मैं वापस समझा रहा हूं, प्लीज ढंग से सुनेंगे कि अगर पार्टिकल का आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लो। अगर आपको दिख रहा है कि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा और स्पीड घट रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लो।
तो वो तो ट्रेडिशनल तरीका था, हमेशा कर सकते हो। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं, जब आगे भी पीछे भी जा रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन यूज करना है। और मैं आपको एक एक करके इसका एग्जाम्पल देता हूं, समझाता हूं कि आखिर ऐसे प्रॉब्लम्स को डील कैसे करोगे। ठीक है, तो अब मैं ये वाला पार्ट तो मिटा रहा हूं और अब मोशन अंडर ग्रेविटी का पहला प्रॉब्लम देखते हैं, जहां पर आपसे ये पूछा जाएगा बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की शुरुआत करते हैं। देखो जरा, मैं वही वाला केस ले रहा हूं जो अभी आपके सामने था। पार्टिकल है, यहां से मैंने उछाल दिया है u की स्पीड से और ये जाएगा हाईएस्ट पॉइंट तक, लौटेगा वापस यहां पर आके अटक जाएगा। ठीक, तो आपसे मान लो ये पूछा है कि यहां पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये पूरी जो हाइट होगी, जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो कितनी होगी। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे हुए हैं। बताओ लौटने पर, यहां पर लौट कर जब आएगा तब ये जो टी डैश होगा ये कितना होगा। ये सब चीजें आपसे पूछी हुई है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो मैं रिजल्ट्स निकालूंगा वो रिजल्ट्स आपको याद भी रखने हैं और अब बहुत ढंग से देखो कि कैसे साइन कन्वेंशंस की मदद से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को। तो पहले आते हैं इस वाले पार्ट पे, जरा सुनना। आपको पता है थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा सही। इस पार्टिकल को मैंने यू से उछाला और ऐसे करता हुआ गया हाईएस्ट पॉइंट तक, पलटा और वापस लौटा। यहां से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक कितना समय लगेगा। तो अब आप जरा सोचो, मुझे अगर ये टाइम निकालना है तो यहां से पार्टिकल अगर स्टार्ट कर रहा है तो यहां से लेकर यहां तक जब पार्टिकल पहुंचेगा तो क्या इस पूरे दौरान, अब जरा देखना इसमें है ना, मैं क्या मतलब आप पार्टिकल पलटने वाला है, आपको पता है कि इस पूरे मोशन में तो पार्टिकल पलटेगा ही सही। अगर पार्टिकल पलटेगा अपने साइन कन्वेंशन को यूज करना ही है। ठीक है, साइन कन्वेंशन को यूज करना है। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे जरा देखो। पार्टिकल की स्पीड है इनिशियल स्पीड u और ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे टाइम निकालना है। तो v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? यस। फाइनल स्पीड कितनी है आपको दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्पीड 0 होगी। अब तभी तो हाईएस्ट पॉइंट है यार। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है तो मैं प्लस u ले लूंगा। एसेलरेशन, अब देखना, ये ध्यान देना, एसेलरेशन तो हमेशा ग्रेविटी होता है। और क्या ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है? हमेशा ही लगती है। पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस जी इंटू टी। तो क्या यहां से आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ केस? तो यहां से ऑटोमेटिकली टी कितना मिल गया, u बाई जी। तो क्या ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया? सही। अब दूसरा, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा या उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। अब ये तो होता ही है यार, लेकिन इसको भी प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो उसको भी प्रूव करेंगे। लेकिन अभी आप एच मैक्स निकालो। एच मैक्स कैसे निकलेगा? यहां से लेकर यहां तक जाना है। बिल्कुल ठीक। कैसे निकालेंगे? सॉल्व करो, बताओ कैसे होगा। तो अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकते हैं? वापस फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u, तो फाइनल स्पीड को मैं 0 कर रहा हूं, इनिशियल स्पीड u स्क्वायर कर रहा हूं प्लस 2 इंटू ये कितना देख लो जरा, माइनस जी इंटू एच मैक्स, है ना। एच मैक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। क्या यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? यस, तो एच मैक्स प्लस में जाएगा। ग्रेविटी तो हमेशा नीचे है तो वो माइनस में ही लिखी जाएगी। साइन कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं इसलिए। ठीक है, अब आप कोई सोचेगा सर ये तो रिटार्डेशन हो रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था क्या? हाँ, तो उस केस में आप डायरेक्ट माइनस लगा सकते थे। बट मैं आपको वही समझा रहा हूं कि अगर पार्टिकल अपने मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज करने वाला है, साइन कन्वेंशन यूज करो, कभी कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया, क्या समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं यार, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया देखो, तो एच मैक्स कितना आ गया? एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बाई 2g। ये आपका फॉर्मूला तैयार। तो एच मैक्स हो गया, ये टी इक्वल टू यू बाई जी हो गया। तो ये टाइम ऑफ एसेंट था, ये एच मैक्स हो गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि वापस लौट कर जब आएगा, सही है, तो लौटने में कितना समय लगेगा? तो लौटने में समय कितना लगेगा? तो यहां पर आपको पता ही है कि स्पीड कितनी है, यहां पर स्पीड यहां पे 0 है। तो यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगेगा? एच मैक्स का फॉर्मूला पहले निकाल चुके हो। ठीक है, तो क्या आप यहां पे यूज कर सकते हो कि एच मैक्स, वापस डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब देखना जरा, अब यहां पर आप साइन कन्वेंशन अगर यूज करते हो, देखो कितना ट्रिकी है। पार्टिकल जब यहां से यहां तक आएगा, यहां से नीचे तक, तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेट नीचे की तरफ हो रहा है? समझो इस बात को, जब पार्टिकल यहां से यहां तक आ रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेट नीचे की तरफ हो रहा है? यस। तो यहां से आप ये देखो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, डाउनवर्ड जर्नी में ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो क्या फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से नीचे है? और नीचे वाले डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानते हैं,
तो क्या यहां पर मुझे माइनस एच मैक्स लगाना चाहिए? यस। और यहां पर मुझे माइनस जी लगाना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही है। इक्वल टू टी डैश का स्क्वायर, देयरफॉर टी डैश कितना आया देखो जरा, टी डैश हो जाएगा आपका 2 एच मैक्स बाई जी का अंडर रूट। एच मैक्स का वैल्यू आपको दिख रहा है यू स्क्वायर बाई 2g। तो जब मैं यू स्क्वायर बाई 2g डालूंगा तो ये फॉर्मूला वापस क्या बन गया, u बाई जी। इसका मतलब है, और ये क्या हो गया, ये टाइम ऑफ डिसेंट है। मैं आपको बोला ये तो पता ही था अपने को, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो सेम। अबे जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा, वो तो सेम आना ही था। देयरफॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर हवा में रहा, है ना, कितनी देर हवा में रहा, एसेंट और डिसेंट मिला दिया, 2u बाई जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई बोलेगा सर इतनी मेहनत के बाद में 2u बाई जी डायरेक्ट नहीं निकल सकता था क्या? डायरेक्ट भी निकल सकता था। ये सब आप चीजें कॉपी कर लो पहले, है ना, ये जितने फॉर्मूले हैं ये सारे कॉपी करो। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि शॉर्टकट भी है, डायरेक्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकल सकता है अगर साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से लगाया जाए तो आपको बता रहा हूं, देखो जरा डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में पता क्या करूंगा मैं, यहां से लेकर पूरा यहां तक में ही लगा दूंगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा लो। आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर इंटू टी। क्या ये फॉर्मूला वैलिड है? यस। अब मैं टोटल जर्नी, मुझे बताओ स्टार्ट से लेकर एंड तक, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है यार, इनिशियल स्पीड कितनी है, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। क्यों माइनस लिखा? क्योंकि ग्रेविटी पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए हमेशा नीचे है, और नीचे वाले को माइनस मानते हैं। ठीक, तो यहां से आप सॉल्व कर लो, देखो टाइम डायरेक्ट आ जाएगा आपका 2u बाई जी, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये मैंने कंप्लीट जर्नी पे लगाया है। क्या बात समझ में आई? तो ये पूरा जो सेक्शन है यार ये बहुत फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, और ये चीज समझ में आ गई तो आपको आगे वाला पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा कि आपको साइन कन्वेंशंस कैसे लगाने हैं। यहां से लेकर यहां तक में भी साइन कन्वेंशन लगा सकते हो, यहां से यहां पे भी लगा सकते हो, पूरे पे भी साइन कन्वेंशन लगा सकते हो, सारे फॉर्मूले वैलिड है। थोड़ा सा दिमाग खाली इस पर लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखना है। आई बात समझ में? तो ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय क्या हमेशा सेम होता है? ऊपर आने का समय नीचे आने का समय क्या हमेशा सेम होता है? आप बोलोगे हाँ मतलब सेम ही होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली। ठीक है, अभी तो है, क्योंकि अभी तो मैंने बोला है कि ग्रेविटी ही ग्रेविटी है, लेकिन एक चीज होती है, नाम सुना होगा एयर रेजिस्टेंस। क्या सुना होगा? एयर रेजिस्टेंस। अब ये एयर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा विलन है यार इन सारे प्रॉब्लम्स में, है ना। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली, मैंने आपको बता दिया है, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सर डिराइव कर लेंगे, डिराइव नहीं करेंगे। 2u बाई जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2u बाई जी क्या चीज है? मैंने बॉल को उछाला और वापस हाथ में आने का समय, 2u बाई जी। दूसरा एच मैक्स u स्क्वायर बाई 2g, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिराइव नहीं करेंगे। अगर मैंने u की स्पीड से उछाला है तो u स्क्वायर बाई 2g की हाइट तक जाएगा ही जाएगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखोगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो इसके अंदर क्या चीज होती, एयर रेजिस्टेंस होता, तो क्या होता। अब ये सेक्शन भी बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे। इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अब ये क्या करता है भाई साहब, जरा देखो। जब मैं एयर रेजिस्टेंस की बात करता हूं ना, तो मैं इसी डायग्राम में वापस आ जाता हूं। अब मैं इसको है ना, इसको मिटा रहा हूं। अब देखो जरा यहां पर क्या होने वाला है। फिर से काम वही है, मैंने पार्टिकल को फिर से u की स्पीड से उछाला है, u की स्पीड से उछाल दिया और ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, बिल्कुल ठीक। अब मैंने एयर रेजिस्टेंस, ये एयर रेजिस्टेंस एक ऐसा फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स which acts always opposite to its velocity. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑलवेज ऑपोजिट टू इट्स वेलोसिटी। टू इट्स वेलोसिटी का मतलब है टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल जहां पर भी मूव करेगा उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, इसका मतलब अब देखो जरा, पार्टिकल अगर ऊपर जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा? नीचे। अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है एयर रेजिस्टेंस कहां लगेगा? ऊपर।
ठीक है, ग्रेविटी हमेशा कहां लगेगी? नीचे। तो अब इस बात को समझो, इसका मतलब हुआ कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, ग्रेविटी तो खींच ही रही है नीचे, साथ साथ में एयर रेजिस्टेंस भी खींचेगा नीचे, ठीक। और जब पार्टिकल वापस लौटेगा तो ग्रेविटी तो खींचेगी, लेकिन एयर रेजिस्टेंस उसको नीचे जाने से रोकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ग्रेविटी का जो फोर्स है उसकी वजह से एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? जी, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज ए डैश, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस इज ए डैश, ध्यान रखना सिर्फ एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सेलरेशन है अगर वो ए डैश है, तो आप ही बताओ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसेंट, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसेंट ये कितना होना चाहिए? जी भी नीचे ए भी नीचे, तो जी प्लस ए, मतलब ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो जी प्लस ए या जी प्लस ए डैश, बात समझो, अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाला, ठीक है, तो क्या पार्टिकल जब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो जी लगता नीचे की तरफ, जब वापस लौट कर आता तब भी जी लगता, लेकिन अब जब एयर रेजिस्टेंस है तो जी तो लगेगा ही नीचे, साथ साथ में एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर ए डैश एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसेंट विल बी जी प्लस ए डैश, सही। एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग डिसेंट, जब ये पार्टिकल वापस नीचे आएगा तब क्या समझ में आता है? जी माइनस ए डैश हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ग्रेविटी नीचे लेकिन एयर रेजिस्टेंस ऊपर, तो जी माइनस ए डैश हो जाएगा। तो ये जो एस्पेक्ट है जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि एयर रेजिस्टेंस एक बहुत अजीब सा फोर्स है। ग्रेविटी का जब तक केस तब तक तो कोई परेशानी होती नहीं है यार, लेकिन जब ग्रेविटी के साथ में एयर रेजिस्टेंस आ जाता है तो उस केस में आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन पे कैसे। तो अब आप जरा खुद सोच के बताओ, अपना दिमाग लगाना भाई, क्या ऊपर जाने में और नीचे आने में समय सेम लगेगा इस बार? अबे लग ही नहीं सकता। ऊपर जाने का समय इस बार किस पर डिपेंड कर रहा है? जी प्लस ए डैश पे, और नीचे आने का समय जी माइनस ए डैश पे। इसका मतलब है दोनों का टाइम अलग अलग आएगा। तो जो अभी अपन ने जस्ट पहले वाला केस एसेंट और डिसेंट का टाइम सेम आया था, क्या उसका रीजन समझ में आया? उसका रीजन ये है बेटा जी कि ऊपर जाते समय और नीचे आते समय दोनों में एक्सेलरेशन सेम था, है ना। और अब इस बार ऊपर जाते समय और नीचे आते समय एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया है। इसकी वजह से टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इस बार अलग अलग आएगा, और इस प्रॉब्लम को अपन लेटर ऑन डील भी करेंगे, ठीक है। तो हमेशा एसेंट और डिसेंट सेम नहीं होते, ये भी ध्यान रखना है। जब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे तब सेम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका एस्पेक्ट हुआ जहां पर अपन ने पहला पार्ट, मैंने दो फॉर्मूला आपको अभी तक याद करवाए, कौन कौन से बेटा जी? 2u/g, है ना, और दूसरा u²/2g, और दूसरा इसी के अंदर है एक और पार्ट है, और उसके भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही करवा रहा हूं, लेकिन उसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है, एक बार वो भी देख ही लो साथ साथ में, ठीक है। तो देखो, अब अगर लेट से मैं h हाइट की बिल्डिंग पे हूं, है ना, मैं h हाइट की बिल्डिंग पर हूं, और यहां पे एक पार्टिकल को यहां से मैंने रिलीज कर दिया है, पार्टिकल को रिलीज कर दिया। आई बात समझ में? रिलीज करूंगा तो पार्टिकल जाएगा नीचे 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 और जाके इसको हिट करेगा। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि बताओ पहले तो बात तो ये v कितना, यहां से लेकर यहां तक आने में समय कितना, ये सब चीजें आपसे पूछ रखी है, ठीक है। अब यहां पर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं या नहीं करूं? कर सकते हो, लेकिन बेवकूफी होगी अगर करेंगे तो। साइन कन्वेंशन यूज मत करो। बोले सर क्यों? तो देखो जरा, क्या ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक आएगा कभी डायरेक्शन चेंज होने वाली है? नहीं। क्या आपको ऑलरेडी पता है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट ही करेगा? क्या रिटार्ड कर सकता है? पार्टिकल नीचे आ रहा है, क्या रिटार्ड करेगा? नहीं, एक्सेलरेट करेगा। अगर एक्सेलरेट करने वाला है, टाइम कितना होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो जरा देखो, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड निकालनी बाकी है, हाइट आपको पता है, तो क्या टाइम निकाल सकता हूं मैं? कैसे, कौन से फॉर्मूले से? h = ½ × g × t², या और मैं बताऊं आपको ढंग से, h = 0 + ½ gt²। आप बोलोगे सर यहां पर आपने -g क्यों यूज नहीं किया? बेटा मैं वही समझा रहा हूं, और ढंग से सुनना, साइन कन्वेंशन आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। करोगे तो इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि h भी तो नेगेटिव है। या फिर
आप दोनों ही जगह, आप कॉमन सेंस को भी रखना जिंदा अपने अंदर, ठीक है। दिख रहा है कि यहां से यहां तक एक्सेलरेट ही करने वाला है, इसका मतलब है आपके पुराने नॉलेज के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्लस यूज कर लो। आप बोलो सर आप तो साइन कन्वेंशन यूज करवा रहे हो, मैं बोल रहा हूं साइन कन्वेंशन सिर्फ तब यूज करो जब डायरेक्शन चेंज होने वाली हो। क्या इस मोशन में डायरेक्शन चेंज होगी? नहीं। क्या इस मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? और क्या हमेशा एक्सेलरेट ही करेगा? और अगर हमेशा एक्सेलरेट करेगा तो प्लस लेके चल लो यार। लेकिन आपको अगर साइन कन्वेंशन यूज करना है तो माइनस एच इक्वल टू हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ऐसे भी सोच सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएंगे, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव जो भी आपको सोचना है सॉल्विंग, आपको दिख रहा है जो टाइम आने वाला है वो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 2h/g, और ये आपका फॉर्मूला अगेन याद करना है। √2h/g का फॉर्मूला जो आपके सामने आया ये आप याद करो, साथ साथ में फाइनल स्पीड कितनी होगी ये भी आपसे पूछ रहा है, तो निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? फाइनल स्पीड निकालनी है तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 0 + 2gh। अब बोलो सर इधर भी आपने यूज नहीं किया साइन कन्वेंशन। मैं नहीं यूज करूंगा यार, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो और एक्सेलरेट ही करने वाला है, तो प्लस ही ले लेता हूं, क्योंकि फाइनल स्पीड नेगेटिव तो आने से रही यार, ठीक है। तो यहां से आपका v आ जाएगा √2gh, ये आपका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला आपको याद करना है। मैं आपको बोला सर ये फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहां पर आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स भी। तो ये दोनों फॉर्मूले एनीवेज याद होने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो अपन वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे अगर ये फॉर्मूले पहले से याद है, ठीक है। तो डिराइव नहीं करना है। अगर मैंने एच हाइट से पार्टिकल को रिलीज किया, नीचे पहुंचने के बाद में हिट करेगा जब फ्लोर को, उसके जस्ट पहले स्पीड कितनी होगी नींद में भी पूछेंगे, याद होना चाहिए √2gh। समय कितना लगेगा √2h/g, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैंने पार्टिकल को उछाला, वापस हाथ में आने में समय कितना लगेगा 2u/g। पार्टिकल को उछाला u की स्पीड से, मैक्सिमम हाइट कितनी u²/2g। ये चारों फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए। ये आपका पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी का बेसिक पार्ट है। और अब अपन कुछ इस पे प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब पहले प्रॉब्लम पर आते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है आपको, देखो 11 मीटर्स की एक बिल्डिंग आपको दिखा रखी है, और इस बिल्डिंग पे दो बंदे खड़े हैं, ए और बी। एक बंदा 6 मीटर पर सेकंड से बॉल को नीचे फेंक रहा है और एक बंदा 6 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी ट्रेजेक्टरी होगी। जैसे ये बॉल जाएगा नीचे और यहां पे आके हिट करेगा, ये बॉल जाएगा ऊपर, पलटेगा और वापस लौटेगा और कहीं ना कहीं जाके वापस जमीन पे हिट करेगा। आपसे सवाल में पूछा है कि बताओ कितना समय लगेगा एक तो जमीन पे हिट करने में दोनों इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, और ये भी पूछा है कि बताओ फाइनली कितनी स्पीड से आके हिट करेगा दोनों ही केस में। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम बोलते हैं चलो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले पार्टिकल ए को सॉल्व कर लेते हैं फॉर पार्टिकल ए, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना ए वाले में, तो ए वाले को सॉल्व करने के टाइम पे आप लोग √2h/g का फॉर्मूला लगा लेते हैं सीधे, ठीक है। वो तो डेफिनेटली गलत है। √2h/g का फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो फॉर्मूला बेटा कब यूज करना है, जब पार्टिकल को रिलीज करोगे किसी h हाइट से। तो यहां से रिलीज तो नहीं किया हुआ है, यहां पे तो फेंका है 6 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज नहीं होंगे और यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करना है जरा देखो। आपसे पूछा है कितना समय लगेगा। इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है, आपको यह भी पता है कि एक्सेलरेशन होता है नीचे की तरफ g। क्या मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं ए के लिए? नहीं। क्यों? कर सकता हूं, कर सकता हूं, करेंगे नहीं। क्यों? तो आपको पता है कि भाई इसकी डायरेक्शन चेंज होने ही नहीं वाली, तो मैं क्यों जबरदस्ती साइन कन्वेंशन को यूज करूं जब मुझे पता है कि पार्टिकल की स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी ही, एक्सेलरेट ही करेगा। तो बस आपको दिख रहा है यहां पे 11 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 6t + ½ × g × t²। क्या है बात समझ में आती है? देयरफॉर जो आपकी इक्वेशन बनती है 5t² + 6t - 11 = 0। बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। t आप सॉल्व करोगे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा t = 1 सेकंड। t = 1 सेकंड, आप 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है, आपको दिख भी रहा है, तो 1 सेकंड बाद ये पार्टिकल यहां पर हो जाएगा। एकदम आसान, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। दूसरा ऑल्सो और क्या निकालना था, फाइनल स्पीड, वो भी निकाल सकते हैं यार। इनिशियल स्पीड कितनी है 6 प्लस कितना 10 × 1 कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड। आपका आंसर तैयार फॉर ए। तो अब देखो, अब कोई बोलता सर साइन कन्वेंशन यूज करना है, अगर करते तो बेटा सब माइनस आता, -11 -6 -g, क्योंकि नीचे की हर चीज को माइनस लेते हैं। अगर हर जगह माइनस आता तो इफेक्टिवली तो यही इक्वेशन बनती।
तो साइन कन्वेंशन यूज करना बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन यूज क्या जरूरी है। ए पार्टिकल के लिए मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं, और मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूं बेटा कि कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, ठीक है। फॉर बी, अब बी पार्ट पे आते हैं। देखो अब ये आपको समझाएगा, आपका दिमाग खोलेगा कि यार कब यूज करना, इट मेक सेंस। अब बी पार्टिकल पे जरा ध्यान दो। बी वाले पार्टिकल को ऊपर उछाला है, क्या ये पार्टिकल अपने मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज करेगा? हाँ करेगा। इसका मतलब है साइन कन्वेंशन यूज करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल जरूरी है करना है, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब जब पार्टिकल यहां से जहां तक चालू करेगा, मोशन भागेगा, ऊपर जाएगा, यहां पर आके अटकेगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, नीचे की डायरेक्शन पर नेगेटिव मानते हैं, आपको पहले से ही पता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक में क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट -11 आएगा? आप बोलोगे हाँ आएगा। इनिशियल और फाइनल, फाइनल इनिशियल से नीचे है तो क्या नेट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है? यस, -11। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है, देखो जरा, तो +6 इंटू टी +½ -g इंटू टी स्क्वायर। आई बात समझ में? तो अब यहां पर साइन कन्वेंशन यूज किया, यहां पर नहीं किया, यही चीज समझनी है, ठीक है। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन रही जरा देखो, 5t² -6t -11 = 0। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक को, टाइम मिलेगा 11/5 सेकेंड्स। तो 11/5 सेकंड बाद में ये पार्टिकल कहां से कहां तक यहां पर पहुंच जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर पहले यहां से यहां तक निकाल लेंगे, फिर यहां से यहां तक निकाल लेंगे। कर सकते हो यार, लेकिन ये तरीका तो सीखो, कितना सही है। एक ही इक्वेशन में आपको सीधा पता लग गया यहां से यहां तक कितना समय लगेगा। आई बात समझ में? और भी तरीके इसको सॉल्व करने के। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सर यहां से लेकर हम तो यहां तक पता लगा लेते हैं, यहां से यहां, वो समझाऊंगा चलो मैं आपको, अभी तक बस सॉल्व कर लेते हैं। टाइम आ गया 11/5 सेकंड्स। अब मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है, फाइनल स्पीड निकालनी है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ। आप मुझे बताओ, अगर मैं 6 से पार्टिकल को उछालूंगा तो वापस जब सेम लेवल पर आएगा तो ये 6 से ही तो जाएगा। सोच के बताओ, है ना। आप ये सोचना, यही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर पार्टिकल को 6 से नीचे फेंकता हूं तो नीचे पहुंच रहा है 16 मीटर पर सेकंड से। अब मैं 6 से ऊपर फेंक रहा हूं, क्या लगता है आपको, नीचे ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा या कम स्पीड से पहुंचेगा? मतलब सर ऊपर फेंके तो कम स्पीड आएगी। कोई सोचेगा सर ज्यादा हाइट से नीचे आ रहा है, ज्यादा स्पीड आएगी। अरे पगलों, ऐसा कुछ नहीं होगा, सेम स्पीड आएगी। लॉजिक चलाओ, 6 से अगर उछालोगे तो 6 से ही तो वापस सेम लेवल पे, तो 6 से नीचे आएगा। और अब आप मुझे बताओ, यहां से यहां तक की इस पार्टिकल की जर्नी इससे बिल्कुल मैच खाएगी, तो अलग ही नहीं है। इसका मतलब क्या, फाइनल स्पीड 100% 16 मीटर पर सेकंड ही आएगी। 16 ही आएगी, कैसे नहीं आएगी? आपको मैं समझा रहा हूं। पहले तो ये बात बताओ, 6 से फेंकोगे तो 6 से लौटेगा ना सेम लेवल पे। तो अबे जितने से फेंकते हो ज्यादा स्पीड से आती है क्या बॉल हाथ में? सेम स्पीड से आएगी। तो 6 से फेंके हैं तो वापस 6 से लौटेगी। और यहां से लेकर यहां तक में स्पीड जो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी? 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोल रहा हूं सर 16 डायरेक्ट कैसे आया? आप चाहो तो यहां से यहां तक इक्वेशन लगा लो, चाहो तो यहां से यहां तक लगा लो, जैसा आपको ठीक लगे। आप बोलोगे सर मैंने तो इक्वेशन से सॉल्व करना है। इक्वेशन से होता है क्या? होता है, देखो क्या होगा। फाइनल स्पीड मुझे निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी, है ना। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है कि नहीं? इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है, कितनी है? 6 प्लस -10, टाइम कितना लगा? 11/5। आप निकाल चुके 11/5। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -16 मीटर पर सेकंड। देखो सॉल्व करके मिला -16। अब बोलो सर -16 आ गया। अरे तो यहां पर तो आप +16, अरे तो -16 का मीनिंग समझो क्या है। -16 का मतलब है कि 16 उसका मैग्नीट्यूड है और माइनस का मतलब है डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो यहां पर भी तो पगलो डायरेक्शन वही आ रही थी। 16 तो मैग्नीट्यूड देगा ना, और डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड। क्योंकि इसको थोड़ी पता है, ये तो वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर इक्वेशन तो साइन के साथ आंसर देता है। तो -16 मीटर पर सेकंड यहां से सॉल्व करके भी आ जाएगा। और या फिर आप डायरेक्ट भी दिमाग लगा सकते थे कि यहां से यहां तक का तो टाइम वैसे ही निकल जाएगा, यहां से यहां तक की जर्नी और यहां से यहां तक की जर्नी तो वैसे ही सेम है ना। तो बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोचने के, सॉल्व करने के। मैं टाइम की बात कर रहा था कि बी के लिए टाइम और कैसे निकाल सकते थे। आपको बताऊं, मैं यहां से लेकर यहां तक का समय निकाल लो। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। ये समय कितना होगा पता है? फॉर्मूला सिखाया है, 2u/g, है ना। 2u/g, तो 2 इंटू कितना? 6/10, कितना आ गया? 2 इंटू 6/10, ये इतना टाइम लगेगा।
ये लेट्स से T1, कहां से कहां तक बेटा, यहां से यहां तक T1, और यहां से यहां तक का तो वैसे ही पता है 1 सेकंड, क्योंकि यहां से यहां तक की जर्नी तो बिल्कुल रेप्लिकेट हो जाएगी, और ये वाला तो T2 आपको वैसे ही पता है 1। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो अब देख लो 12/10 + 1 कर दो, आपका एग्जैक्ट सेम आ जाएगा आंसर 11/5 आना ही है। ठीक है, तो बहुत सारे आज तरीकों से मैंने क्वेश्चन समझाया है। ये क्वेश्चन सिंगल हैंडेडली आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में समझाता है कि यार साइन कन्वेंशन यूज कैसे करने हैं। कोई एक क्वेश्चन का कोई एक स्पेसिफिक मेथड ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि आप अच्छे से अच्छी मेथड को सीखो, ताकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम टाइम में सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीके काम आते हैं, टाइम बहुत जल्दी निकल सकता है अगर आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो बी के लिए। ठीक है, तो अब इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला प्रॉब्लम अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहां पर आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसको वर्टिकली थ्रो कर दिया है। अ पार्टिकल इज थ्रोन, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को ऊपर की तरफ उछाल दिया। पूछा है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आ गया वही गंदा सवाल, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स। मतलब आपको इस बार डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। फर्स्ट 3 सेकेंड्स में पार्टिकल को उछाल दिया है 20 मीटर पर सेकेंड से, यहां से जमीन से 20 मीटर पर सेकेंड से उछालेंगे, इसका मतलब है पार्टिकल पलटेगा, पलट के वापस लौटेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है बताओ कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब क्वेश्चन जरा सोचो, वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करने के बाद आप देखो आपका आंसर मैच करता है या नहीं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल दिया है। अब मैं, आप देखो सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, क्या आप लोगों का आंसर मैच कर रहा है या नहीं। देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे आपको दिख गया है कि यार ये तो डायरेक्शन बदलेगा, और अगर डायरेक्शन बदलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन बदले या ना बदले, डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो कभी तकलीफ होती नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट निकल जाएगा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी 20, टाइम कितना बोला है 3 + ½ इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या किया मैंने, यहां पर s = ut + ½ स्क्वायर लगा दिया। मुझे यहां पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मुझे पता है कि पलट सकता है, यस, तो साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। यस, मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव, ग्रेविटी को नेगेटिव, ऐसे करते हुए इक्वेशन लिखी, और यहां से आप देखोगे कितना आ रहा है, जरा देखो 60, और ये कितना आ गया 9, 45, कितना आ गया 15 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट आ गया 15 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 15 मीटर। अब डिस्टेंस निकालना है ना। अब डिस्टेंस का थोड़ा सा झोल होता है, क्योंकि आप लोगों को चेक करना पड़ेगा यार कि पार्टिकल पलट तो नहीं रहा 3 सेकंड में। तो अब आप ये पता लगा लो कि पार्टिकल की स्पीड 0 कब हो रही है। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड 0 अगर पता लग गया तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग जाएगा कि पार्टिकल का, अगर पार्टिकल 3 सेकंड बाद पलट रहा है, सुनना मेरी बात, अगर पार्टिकल 3 सेकंड बाद पलट रहा है तब तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल 3 सेकंड के पहले अपनी डायरेक्शन चेंज कर गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। तो वेलोसिटी कब 0 होता है पहले वो पता लगाओ। तो वो कितना है 20 - g इंटू टाइम कितना, मुझे पता लगाना है, वेलोसिटी 0 करनी है, तो टाइम कितना आया देखो यहां से, मुझे पता लग गया भाई t = 2 सेकंड पे तो पार्टिकल पलट गया। इनिशियल स्पीड 20 थी, t = 2 सेकंड पे ही पार्टिकल पलट चुका है। अगर t = 2 सेकंड में पार्टिकल पलट गया है, इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पर t = 2 पर पहुंचा है, तो t = 3 पर कहीं यहां पर पहुंचा होगा, t = 1 पर भी कहीं यहां पर पहुंचा होगा। ठीक है, तो अब जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ गया है 15, लेकिन डिस्टेंस तो ऐड होगा। तो अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक का पहले डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। s = ut + ½ at स्क्वायर कर लो, या फिर आपको यह पता है कि यार इस पार्टिकल का तो मैक्सिमम हाइट है, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको मैंने सिखा रखा है,
कितना होता है u स्क्वायर बाई 2g। तो h max इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 20 मीटर्स। ये कितना हो गया 20 मीटर्स, ये हो गया 20। अब जरा देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट 15 है, ये आपको पता है 15 मीटर्स है। अब बोले सर ये कैसे पता? अरे पगलों, डिस्प्लेसमेंट निकाला है 15 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 में ये 15 है। और आपको दिख गया कि h max, ये पूरा डिस्टेंस कितना है? ये पूरा डिस्टेंस है आपका 20 मीटर्स। अभी निकाला h max 20। तो अगर ये 15 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 20 मीटर। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड विल बी 25 मीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 15 मीटर। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियसली डील करना है, जहां पर आपको दिख जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग हो सकती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग कब आती है वो मैं आपको समझा रहा हूं, जब भी पार्टिकल के डायरेक्शन चेंज होने का स्कोप होता है। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए पार्टिकल कब डायरेक्शन चेंज करेगा, ये पता लगाने का एक तरीका है कि आप ये पता लगा लो उसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है। वेलोसिटी 0 t 2 सेकंड पे हो रही है, और ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो प्रॉब्लम हुआ, इसके अंदर आपको मैं एक चीज इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। और क्या है इसके अंदर? अगर पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन, सुनना मेरी बात ढंग से, अगर पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी और पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं इन रेक्टिलिनियर मोशन, तो मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूं ताकि ये नोट भी आपको ध्यान रहे और आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको काम भी आएगा, है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है या इन जनरल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, यहां पर आप एक अपने क्लास नोट्स में नोट बना सकते हो। और वो नोट क्या है? इन रेक्टिलिनियर मोशन if acceleration and velocity are in same direction in acceleration are in same direction, speed increases, and if acceleration and velocity are in opposite direction, speed decreases। ठीक है। तो इसको अपन कई बार बोलते हैं, है ना, ये जो टर्म होता है ना एक्सेलरेशन, प्लीज ध्यान देना, एक्सेलरेशन टर्म को बोलो पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन दिस, इसका कतई मतलब नहीं है कि इसकी स्पीड बढ़ रही है। प्लीज, अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, अ पार्टिकल इज रिटार्डेड, इसका मीनिंग वही होता है जो आप लोग बचपन में पढ़े हो। एक्सेलरेशन एक कॉमन टर्म है, ठीक है। तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ना उसको अपन बोलते हैं पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, पार्टिकल की स्पीड घटना उसको बोलते हैं पार्टिकल इज डिसेलरेटेड, है ना। लेकिन अ पार्टिकल हैज एक्सेलरेशन, इसका कतई मतलब मत निकालना कि उसकी स्पीड बढ़ी रही होगी, जरूरी नहीं है, स्पीड घट भी सकती है। कब बढ़ती है कब घटती है, तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिखवाए हैं, बहुत आसान से पॉइंट है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, जरा सोचो, जब मैंने पार्टिकल को ऊपर उछाला था, आपको ये तो अपने को पता है स्पीड कम होती है, लेकिन आप लॉजिकली सोचो, वेलोसिटी ऊपर है, पार्टिकल जब उछाला, और ग्रेविटी नीचे, अपोजिट है, जब अपोजिट होंगे तो स्पीड घट रही है, ध्यान दिया। और जब पार्टिकल आप लौट कर आता है तब आप देखो वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, क्या स्पीड बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बहुत ज्यादा गलतफहमी हो जाती है कि एक्सेलरेशन का साइन अगर पॉजिटिव है तो स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेशन का साइन अगर नेगेटिव है तो स्पीड घटेगी। नहीं, साइन कन्वेंशंस पर डिपेंड करता है ना यार। जैसे जब मैंने पार्टिकल को ऊपर उछाला था, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, जब पार्टिकल नीचे लौट के आ रहा है तब भी तो ग्रेविटी नीचे लगती है। जब ग्रेविटी हमेशा नीचे है तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही है। और अगर मैं साइन के अकॉर्डिंग नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस मान लूं तो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव है तो फिर आप ये कंक्लूजन निकाल लोगे जो रॉन्ग कंक्लूजन है कि इसका तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब रिटार्ड ही कर रहा है। गलत बात है। आपको पता है जब पार्टिकल नीचे आता है तब तो स्पीड बढ़ती है, इसका मतलब
साइन कन्वेंशंस सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है, जरूरी नहीं है कि साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ही आप आंसर दो। साइन कन्वेंशंस में अगर एक्सेलरेशन का बोलता हूं कि साइन एक्सेलरेशन लेट से नेगेटिव है, सुनना ढंग से, एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, तो क्या पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है? जैसे मैं आपको बोलूं ना, इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्वेश्चन है जैसे इफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज नेगेटिव, इट्स स्पीड डिक्रीजेस। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है? आप बोलो सर सही तो है, नहीं है, यही तो बात समझनी है। क्या पता अगर मान लो इसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव होती, तो अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव होती तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों नेगेटिव होते तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते, तो स्पीड बढ़ जाती। इसका मतलब ये चीज डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, सब साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हो, तब अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर रहे हो, वो अलग चीज है, ठीक है? लेकिन कभी ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है तो प्लीज ऐसे बेवकूफी तरह कंक्लूड मत करना। इसीलिए मैंने 2 पॉइंट्स पहले ही लिखवाए कि आपको अगर कभी भी समझना है कि स्पीड कब बढ़ रही है, स्पीड कब घट रही है, तो उसका बहुत शानदार आसान तरीका है, आप ये देखो एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग। आई बात समझ में? तो ये वाला सेक्शन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आपको यहां पे दे रखा है अ हॉट एयर बलून, अ हॉट एयर बलून, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ हॉट एयर बलून is rising up at 1/8 meter per second square, है ना? And a stone is released from it, and a stone is released from it, and a stone is released from it when it is at a height, when it is at a height of कितना 100 meters above ground, of 100 meters above ground। क्वेश्चन समझ में आया? बलून है, ऊपर की तरफ राइज कर रहा है इतने एक्सेलरेशन से, और उस बलून में से जब बलून 100 मीटर की हाइट पे था वहां से अपन ने एक स्टोन को रिलीज कर दिया। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन विल fall या स्टोन विल हिट द ग्राउंड, स्टोन विल हिट द ग्राउंड, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि एक हॉट एयर बलून है जो ऊपर की तरफ राइज कर रहा है और 100 मीटर की हाइट से स्टोन को रिलीज कर दिया, बताओ कितने समय में हिट कर देगा जमीन पे? सिंपल क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप अपने हिसाब से देखो क्या दिमाग लगा सकते हो, है ना? चलिए, तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर लाया है। अब आप वेरीफाई करो, अब देखो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है, और आपने जो तरीका लगाया वो सही है, गलत है, लेंथी मेथड था, शॉर्टकट मेथड था, सारी चीजें देखो। तो एक हॉट एयर बलून है, मैं एक गंदा सा डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है? और यहां से 100 मीटर की हाइट पे जब ये बलून था, समझना 100 मीटर की हाइट पे जब ये बलून था तो इस बलून में से एक स्टोन को रिलीज किया था। अब समझो, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। चलो, जब ये अब राइजिंग अप एट दिस एंड अ स्टोन इज रिलीज्ड व्हेन इट इज अ हाइट ऑफ 100 मीटर। अब देखो जरा, अगर ये बलून ऊपर की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है और ये मान लेंगे कुछ मेंशन नहीं है तो इनिशियल स्पीड 0 है। जब ये पार्टिकल को रिलीज करेंगे, जैसे चलती हुई गाड़ी में से आप कोई पार्टिकल को छोड़ देते हो, तो जैसे ही पार्टिकल को छोड़ोगे उसके पास स्पीड 0 होती है? नहीं, वो इनर्शिया की वजह से उतनी ही स्पीड होती है जितने आपके हाथ की स्पीड है, जितने आपकी गाड़ी की स्पीड है। क्या बात समझ में आती है? वैसे ही अगर मैंने उड़ते हुए या ऊपर की तरफ जो एक्सेलरेट करते हुए बलून में से स्टोन को रिलीज करूंगा, तो उस मोमेंट पे ये स्टोन के पास ऊपर की तरफ स्पीड होगी, और वो उतनी ही होगी जितनी इस मोमेंट में बलून के पास है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, है ना? तो अब बलून के पास कितनी स्पीड है, तो वेलोसिटी ऑफ बलून, पहले तो वो निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ बलून कितनी होनी चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो 2 अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 1/8 इंटू कितना 100 बोला है मैंने, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो 5 मीटर पर सेकंड की आपकी जो बलून की जो स्पीड है, वही स्पीड से अब ये क्या बोलते हैं, ये पार्टिकल भी रिलीज होगा,
और 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ रिलीज होगा। कितनी हाइट से? 100 मीटर से। लेकिन साथ साथ में इसका एक्सेलरेशन कितना था? 1/8। क्या जब रिलीज करेगा तब उस एक्सेलरेशन भी ट्रांसफर होगा? नहीं। जब पार्टिकल को आपने जैसे ही छोड़ दिया, छोड़ते से ही उस पर सीधा एक ही फोर्स लगेगा, वो है ग्रेविटी, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सा वाला? बिल्डिंग से मैंने जो 6 मीटर पर सेकेंड से बॉल को उछाला था, एक तरीके से वैसे ही क्वेश्चन हो गया। क्योंकि यहां पे जब ये पार्टिकल को मैंने जैसे ही रिलीज किया, उसके बाद स्पीड ऊपर की तरफ आई 5 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगी रहा है, तो क्या ऐसे करता हुआ लौटेगा नीचे? सही है। आपसे पूछा है बताओ कितने समय में नीचे की तरफ पहुंचेगा, तो आसान सा काम है, क्या करेंगे? -100। क्यों -100? वापस वही साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डायरेक्शन बदलने वाली है पार्टिकल की, ऊपर जाके लौटेगा। सही। आप बोलोगे सर मैंने तो रिलीज किया, नीचे जाएगा ना। नीचे नहीं जाएगा, वो आपको लगेगा नीचे जाएगा। ये सब रिलेटिव फ्रेम होता है ना। लेकिन आपको दिख रहा है कि जैसे ही मैंने पार्टिकल को रिलीज किया, तो जैसे आप गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी में से आपने पार्टिकल को छोड़ दिया, क्या लगता है आपको सीधा नीचे गिरता है क्या? वो नहीं, वो पार्टिकल ऐसे करके गिरता है। आई बात समझना, क्योंकि उसके पास आगे की तरफ स्पीड तो है ही। वैसे ही पार्टिकल के पास ऊपर की तरफ स्पीड है। आप बोलो सर तो लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे है ना। अरे तो एक्सेलरेशन नीचे है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे करके 0 होगी, फिर पलटेगा, फिर लौटेगा ना। एक्सेलरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि स्पीड तुरंत 0 हो जाएगी। स्पीड 5 है, 5 से 0 होगी, फिर पलटेगा। इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे। -100 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड को मैं 5 ले लूंगा, इंटू टी प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, है ना। और ये एक अच्छी सी इक्वेशन बन जाएगी आपकी यहां से। कितना? 5t स्क्वायर -5t -100 इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको t मिलेगा यहां से 5 सेकेंड्स। ठीक है। तो 5 सेकंड बाद ये पार्टिकल नीचे जाके हिट करेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप बहुत इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है। अब एक बिल्डिंग दे रखी है 125 मीटर्स की, और उसके टेरेस से एक क्या बोलते हैं मिस्टिकल सा एक फायर बॉल है ना। फायर बॉल आपने पता होगा, ये सब ऐसे कार्टून्स में और ऐसे फिक्शन वाली किताबों में होते हैं। तो या फिर अगर सिंपल अगर अपन ये बोलते हैं कि बस एक मेटल सा है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसपे भी फायर है ना, वो और वो बाय मिस्टेक वो छूट गया और वो नीचे की तरफ एक ऑयल वेल है। ठीक है। तो अगर ये फायर बॉल इस ऑयल वेल में गिर गया तो ऑब्वियस बात आपको पता है ऑयल वेल में आग लग जाएगी। ठीक है। तो अब आपके पास ये टास्क आया है कि यार फायर बॉल, अब बोला क्या है, मिस्टेकनली रिलीज टुवर्ड्स द ऑयल वेल एट द बॉटम ऑफ बिल्डिंग। हाइट दे रखी बिल्डिंग 125 मीटर। और अगर मुझे एक्सप्लोजन अवॉइड करना है तो आपके पास अब एक वाटर बैग है। वाटर बैग मतलब एक समझ लो पॉली बैग है जिसके अंदर पानी है, और आपको तेजी से उसकी तरफ फेंकना है। यहीं से अगर ये भागेगा नीचे की तरफ तो आपके पास कोई रास्ता तो है नहीं। आपने क्या किया, बहुत सारा पानी ऐसा समझ लो एक साथ फेंकना है नीचे। कितनी स्पीड से फेंकोगे या मिनिमम कितनी स्पीड से फेंको कि ये एक्सप्लोजन से बच जाए। अब मिनिमम स्पीड का मतलब क्या, देखो जरा, अगर ये फायर बॉल जा रहा है नीचे और मैंने पानी बहुत तेजी से फेंक दिया तो हो सकता है कि यहीं पर पानी और फायर मिल जाए, है ना, और उसके बाद में और ये फायर मिट जाए, मतलब फायर बुझ जाएगा। या फिर मैं एकदम बिल्कुल पानी रिलीज ही कर दूं ऐसे करके टी, तो पानी रिलीज कर दूंगा, फिर तो आपको पता ही है कि भैया फायर बॉल पहले रिलीज हुआ था, वो पहुंच जाएगा ऑयल वेल में और उसके बाद पानी डालोगे तब तक तो एक्सप्लोजन हो चुकेगा। लेकिन इतना मिनिमम स्पीड दे सकता हूं कि फायर बॉल और वाटर बैग मिले, जितनी ज्यादा स्पीड दूंगा उतना जल्दी मिल जाएंगे। तो एक मिनिमम स्पीड तो होगी जब ये जस्ट फायरबॉल जब यहां पर पहुंचेगा, मतलब ऑयल वेल के सरफेस पे जस्ट पहुंचेगा, उसी समय पानी उस पर गिर जाए और काम हो जाए। क्या बात समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि पहले तो ये पता लगा लो कि फायरबॉल को गिरने में समय कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब फायरबॉल कितनी देर में गिरेगा। तो फायरबॉल क्या रिलीज हुआ था? यस। तो आपको पता है जब कोई हाइट से बॉडी रिलीज होती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 × 125/10। कितना आ गया? 5 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आती है? 5 सेकंड में ये फायर बॉल यहां पहुंच जाएगा और आपने हड़बड़ी जो आपने वाटर बैग ढूंढा उसमें ही 2 सेकंड आपने ढूंढा और फेंका उतने में, या ऐसा सोच लो एक तरह का रिएक्शन टाइम है ये, 2 सेकंड आपके खाली उसी में निकल गए। तो 2 सेकंड तो वाटर बैग का वैसे ही वेस्ट हो गया। मतलब अब वाटर बैग को क्या समझ में आ रहा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सप्लोजन, water bag has only 3 seconds left
अब उसके पास सिर्फ 3 सेकंड ही बचे हैं, 3 सेकंड्स लेफ्ट, क्योंकि 2 सेकंड तो आपने वाटर बैग को 2 सेकंड बाद फेंका है और फायरबॉल 5 सेकंड में पहुंच जाएगा, तो 3 सेकंड के अंदर अंदर वाटर बैग को यहां पर पहुंचना पड़ेगा, तभी तो क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन से बचेगा। तो बस अब वाटर बैग पे 3 सेकंड वाली इक्वेशन लगा लो। मतलब कितना डिस्टेंस चलना है वाटर बैग के लिए? वाटर बैग को चलना है 125 मीटर। कितनी इनिशियल स्पीड से पता नहीं, लेकिन समय तो 3 ही चाहिए, 3 सेकंड के अंदर अंदर, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में? यहां से आप सॉल्व करोगे, यहां से आपका u कितना आएगा मैं आपको बता रहा हूं, u आएगा आपका यहां से सॉल्व करके 80/3 मीटर पर सेकेंड। या आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हो, ये आपकी इक्वेशन है ना। तो इंटरेस्टिंग सा सवाल है यहां पर आपको। अब अगर मान लो कोई बोलेगा सर मैंने 80 बजे ज्यादा स्पीड दे दी, तो अरे हाँ तो बच ही जाएगा, क्योंकि अभी बचा कहां पर है, जस्ट यहां पर। ज्यादा स्पीड दे दी होती शायद यहां बच जाता, और ज्यादा स्पीड दे दी शायद यहां बच जाता, है ना। लेकिन मिनिमम इतनी तो देनी पड़ेगी तभी बचोगे, इससे कम दे दी तो निपट लेंगे और एक्सप्लोजन हो जाएगा। आया सवाल समझ में? तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ये मोशन अंडर ग्रेविटी से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन आगे वाले प्रॉब्लम को समझाने से पहले मैं इस तरह का प्रॉब्लम पहले कराना चाह रहा हूं कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी जब 2 पार्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे डील करना है। लेकिन उसके पहले मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम पहले अपन देख लेते हैं और फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर भी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो जरा। यहां पर एक पुलिस जीप है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है और वो एक थीफ को पकड़ रही है और वो थीफ 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। तो ये थीफ भाई साहब है जो आगे भाग रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड से, और पीछे पुलिस की जो भी जीप है और उसकी स्पीड बहुत ही खत्म सी है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दोनों के बीच सेपरेशन 80 मीटर्स का दे रखा है आपको, 80 मीटर्स का सेपरेशन है ना। और जब 80 मीटर का सेपरेशन होता है तब जीप को रियलाइज होता है भैया ये तो भग जाएगा आगे, लेट से अपन एक्सेलरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 2 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है इनिशियल और 1 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है एक्सेलरेशन और 80 मीटर्स का इनके बीच में गैप है। तो पूछता है बताओ कितने टाइम बाद पुलिस थीफ को पकड़ लेगी। अगर देखो यार, अगर ये थीफ रुका हुआ होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर थीफ रुका हुआ होता 20 मीटर नहीं होता तो आपको पता है कि भाई यहां से लेकर यहां तक s = ut + ½ at² लगा लेंगे और टाइम मिल जाएगा। लेकिन यहां पे थीफ भी भाग रहा है, जब थीफ भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है तो अब थोड़ा सा अटपटा सवाल है। तो अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट से यहां से आगे x डिस्टेंस चलने के बाद में इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये तो तय हो गया ना अगर पुलिस एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो गई थीफ को पकड़ तो लेगी, सही है। तो मान लेता हूं कि x डिस्टेंस बाद पुलिस थीफ को पकड़ लेती है, भले इसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन अभी एक्सेलरेट करने लग गया, इसकी स्पीड धीरे 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 बहुत बढ़ जाएगी। तो पुलिस वाला थीफ को पकड़ लेगा ये तो जरूर है, ठीक है। कब पकड़ेगा? तो मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस बाद पकड़ लेता है, तो क्या मैं x को लिख सकता हूं किसी भी टाइम पर, मतलब थीफ ने x कितना चला होगा, ठीक है, क्या लिख सकता हूं 20t। तो सर ये कैसे लिखा? अरे एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो ½ at² वाला टर्म तो आएगा ही नहीं। और क्या उतने ही टाइम में इस पुलिस को, अगर थीफ को पकड़ना है, लेट्स से t टाइम बाद थीफ यहां पर है और इस जगह पे चोर और पुलिस दोनों एक साथ हो जाते हैं, है ना, तो क्या उतने ही टाइम में पुलिस को भी यहां पर होना पड़ेगा? अगर उतने ही टाइम में होना पड़ेगा तो उतने टाइम में पुलिस ने कितना चलना पड़ेगा? 80 + x। इनिशियल स्पीड कितनी है? 2, तो 2t + ½ × 1 × t²। सोच के देखो समझ में आया क्या किया? तो जितने टाइम में थीफ ने x चला होगा उतने टाइम में पुलिस को 80 + x चलेगा, तभी तो पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा यार, है ना। और x दे रखा है आपको 20t, तो देयरफॉर ये कितना हो गया देखो 0.5t², ठीक। और इधर की x की डाल देता 20t, कितना हो गया -18t - 80 = 0, ठीक है। ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हो और जब आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम यहां से सॉल्व करके आना चाहिए। आप लोग वेरीफाई करो 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड के बाद इसको पकड़ लेंगे, 40 सेकेंड बाद ये पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना समझ में आया? जहां पर दोनों लोग भागते हैं ना तो दोनों की इक्वेशन बनाओ, मान लो कि यहां पर मिल लेंगे, मान लेते हैं कि यहां पर हो जाएगा, ऐसी चीजों को ऐसे करो और फिर दोनों की इंडिविजुअल इक्वेशन बनाओ कि यार उतने टाइम में अगर थीफ ने इतना चला तो उतने टाइम में पुलिस कितना चलेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये प्रॉब्लम करवाने का सिर्फ एक मकसद था कि इसका अगला वाला प्रॉब्लम आप लोग डन ठीक से कर सको, क्योंकि उसके अंदर अब दोनों पार्टिकल्स भागने वाले हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो जरा, डेटा क्या दे रखा है इसमें।
नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोल रखा कि एक बहुत ही बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है, वेरी टॉल बिल्डिंग, और यहां पर दो पर्सन है जो बॉल को फेंक रहे हैं एक दूसरे की तरफ, है ना। इस बंदे ने नीचे की तरफ फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से, और इसने ऊपर की तरफ फेंका है 15 मीटर पर सेकंड से। बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द टाइम एंड लोकेशन at which both particles collide in mid-air। आई बात समझ में? बोल रहा है कि बताओ ये दोनों पार्टिकल्स टक्कर मारेंगे, अगर टक्कर मारेंगे तो कहां मारेंगे और कितनी देर बाद टक्कर मारेंगे, ये सवाल है आपके सामने। इसको 5 से फेंका है, इसको 15 से फेंका है, दोनों को एक दूसरे की तरफ फेंका है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी बता देता हूं, सेपरेशन कितना है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन दे रखा है आपको 100 मीटर्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, 100 मीटर्स दोनों के बीच में। और बिल्डिंग की वो चिंता मत करना, ये मत सोचना कि बिल्डिंग की हाइट की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेंशन्ड है। चलिए, तो वीडियो पॉज करके आप लोग सवाल सॉल्व करो, ठीक है। चलिए, तो मैं आता हूं सोल्यूशन पे। क्या करना है, आप लोग अपने आंसर को देखो आंसर करेक्ट आ रहा है, गलत आ रहा है, क्या आ रहा है। मान लेता हूं, अब अपने को पता नहीं है यार ये दोनों पार्टिकल्स यहां मिलेंगे, नीचे मिलेंगे, कहां मिलेंगे भगवान जाने। अपन तो मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे कि लेट से यहां से x डिस्टेंस नीचे मिलते हैं। कहां से? ऊपर वाले से x डिस्टेंस नीचे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या मैं x डिस्टेंस को लिख सकता हूं हाफ इंटू, या इनिशियल स्पीड आपको दे ही रखी है, तो x इज इक्वल टू, ध्यान देना यहां से मैंने x माना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि यहां पर मिल रहा है। आप बोलोगे सर आपने ऐसे कैसे मान लिया, क्या पता नीचे मिलते। चिंता मत करो, अब कुछ भी अज्यूम कर लो, वो खुद ही आंसर आ जाएगा आपका। तो मान लेता हूं कि यहां से नीचे x पर मिलते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 5t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। क्या लिख सकता है? बिल्कुल सही। दूसरी इक्वेशन, दूसरे वाले पार्टिकल के लिए आप ये सोचो कि ये कितना हो गया बचा हुआ डिस्टेंस, 100 माइनस एक्स। हुआ कि नहीं? क्योंकि यहां पर मिलना है, इसका मतलब दोनों को वहीं पर पहुंचना है, साइमल्टेनियसली पहुंचना है। इसका मतलब है उतने ही टाइम में इस पार्टिकल को 100 माइनस एक्स चलना पड़ेगा। लेकिन साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाला पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा, ये वाला तो करता ही नहीं है। तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15t प्लस हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। अब तो इसके लिए भी कर लो ना, तो कर लेते यार, तो एक ही बात होती, माइनस इधर भी आता, माइनस इधर भी आता, माइनस इधर भी आता, अल्टीमेटली सेम इक्वेशन बनती। साइन कन्वेंशन यूज करने में कंजूसी मत करो, चलेगा कर लो, लेकिन आप खाली इतना सा दिमाग लगा लो कि यार इसके लिए तो जरूरत ही नहीं है साइन कन्वेंशन की, क्यों करूं। कर भी लोगे तो भी सेम आंसर आएगा, और इसके लिए तो जरूरत होती है क्योंकि अपने को नहीं पता कब पलट ले क्या हो जाए, तो अपने साइन कन्वेंशन होकर सेफ हो जाते हैं। तो ये आपके सामने इक्वेशन है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी दिख रही है, तो देयरफॉर क्या बन गया इक्वेशन, 100 माइनस x की इक्वेशन क्या है, 5t प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 15t माइनस 10t स्क्वायर। 10/2 मतलब 5t स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन है। तो यहां से आप देखोगे टाइम का तो टर्म ही उड़ गया, तो देयरफॉर टाइम आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कितना, 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड बाद ये दोनों पार्टिकल भिड़ जाएंगे आपस में। अगर 5 सेकंड बाद भिड़ जाएंगे तो जरा सोचो कहां पर टक्कर होगी, तो उसके लिए आप इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, एक ही बात है, इसे में डाल देते हैं। सो x कितना हो गया, 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 25 125, और 25 कितना हो गया, 150 मीटर्स, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 150 मीटर, लेट मी वेरीफाई इट। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, 150 मीटर आपका आंसर आ गया। इसका मतलब है टक्कर कहां होगी, टक्कर कहीं यहां पर होगी, यहां से 50 मीटर नीचे। आप बोलो सर एजम्पशन तो अपन ने ऊपर लिया था, तो वही तो समझा रहा था मैं आपको। एजम्पशन आप कुछ भी लो, उसकी चिंता नहीं है, सॉल्व होके खुद मिल जाएगा। सॉल्व होके क्या मिला, x बराबर 150 मीटर, मतलब ये x 150 है, इसका मतलब है दोनों के बीच में टक्कर नहीं हो रही, टक्कर तो कहीं यहां हो रही है, यहां से 150 मीटर नीचे, 100 मीटर तो वैसे ही है। इसका मतलब हुआ क्या होगा, ये पार्टिकल आएगा नीचे, ये पार्टिकल जाएगा ऊपर, ये पहले ही पलट जाएगा और जाएगा नीचे, और वो और तेजी से आएगा और यहां पर आके भिड़ लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आपको समझ में आया कैसे डील करना है ना। तो
ध्यान दो यार कि जब आपकी ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, और जब ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स में 2-3 पार्टिकल इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स के अंदर आप ये ध्यान दे सकते हो कि सबको अज्यूम कर लो कि ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो ये आपका एक बढ़िया सा प्रॉब्लम हो गया। तो आप होमवर्क नोट कर लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में अपना नेक्स्ट क्लास में सेक्शन डी डिस्कस होगा, ठीक है, और पार्ट 2 में सेक्शन सी और सेक्शन डी ये दोनों डिस्कस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एक काम करके आना है, पहले डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद में अपना लेक्चर स्टार्ट होगा।